हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वच एंड वेलकम टू। आज हम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट देख लिया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है और इस चैप्टर के अंदर हमें किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है कि ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाता है और वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को करने के लिए हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इसमें चाहिए होते हैं, कौन अपना मेन रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो अब उस चीज के लिए है ना एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज थी भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा दो सिस्टम्स के द्वारा किया जा रहा था। ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से किया जा रहा था, दो सिस्टम थे। कौन कौन से सिस्टम थे? एक तो था हमारा नर्वस, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम क्या है, इनके बारे में तो डिटेल में बाद में स्टडी करें। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस चल रही है, जिसका अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रही है, और उसके अंदर हमारे जो दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, वो किस तरीके से उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करवा रहे हैं। इतनी बात हुई क्लियर कि ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम एंडोक्राइन सिस्टम करवाएगा और नर्वस सिस्टम करवाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। हार्मोनल, तब यहां से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन्स का क्या काम है, तो देखो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, खाना खा लिया। ठीक है, हमने खाना खा लिया मतलब बाहर कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी हुई। अब वो खाना जब बॉडी के अंदर जाएगा तो हमने मान लो कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया है। अब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया है तो सबसे पहले तो बॉडी के अंदर क्या होगा, उस फूड का डाइजेशन होगा। जो हम पिछले चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस में अच्छे से समझ चुके हैं कि हम फूड का डाइजेशन करते किस तरीके से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करते। तो लास्ट की स्टेज पे पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, फूड खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया हमने, उसका अच्छे से डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने का क्या मतलब था कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया है उसको हम सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट जो खाया है वो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, और सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंपल फॉर्म हो जाएगी हमारी ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल फॉर्म फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, ग्लूकोज हो जाएगी। हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ने काम करके उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, अब वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, याद होगा कि विलाई नाम की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो क्या करेंगी, यहाँ से इन सिंपल फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी और ब्लड स्ट्रीम क्या करेगी, हर एक बॉडी सेल तक इनको पहुंचाने का काम करेगी। इसका मतलब अब ये जो शुगर है, शुगर बोल दो या ग्लूकोज बोल दो, ठीक है, ये भी शुगर का ही एक टाइप होती है, सिंपल फॉर्म होती है। अब ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया है। कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से उसका डाइजेशन हुआ, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हुई। अब ये ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा चुकी है। इसका मतलब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है, शुगर की अमाउंट ज्यादा है। और अगर हमारे ब्लड के अंदर, अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी तो उससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हमने क्या किया, खाना खाया, उसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया। अब ये जब शुगर लेवल बढ़ा ना तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक गया
कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आया था और उसकी वजह से शुगर का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ चुका है। अब ये तो गई हमारे नर्वस सिस्टम के पास बात, ब्रेन के पास गई, ठीक है, ब्रेन के पास मैसेज गया कि ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है। तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने एक मैसेज छोड़ा। अब ब्रेन खुद तो कंट्रोल हर एक चीज को नहीं कर सकता, उसने क्या किया, उसने पेंक्रियाज को एक्टिवेट किया। उसने क्या किया, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पास मैसेज गया कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है। अब ब्रेन के पास मैसेज गया तो ब्रेन ने क्या किया, पेंक्रियाज को एक्टिवेट कर दिया, पेंक्रियाज को एक्टिवेट कर दिया। और पेंक्रियाज क्या है, पेंक्रियाज हमारी एक मिक्स ग्लैंड है। ये क्या करती है, अब ये ग्लैंड है तो ये सिक्रीशन करेगी किसी ना किसी चीज का। ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करवाती है, हार्मोन को सिक्रीट करवा। ब्रेन के पास मैसेज गया कि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ने कमांड किसको दे दी, पेंक्रियाज को, कि भाई पेंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करो ताकि ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो वो शुगर थी, पहले तो वो यूज होगी ना बॉडी के अंदर, उसके बाद हम बताएंगे कि भाई वो ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले तो वो कहाँ पे चली गई, ये ग्लूकोज चली गई हमारी सेल्स के पास, ठीक है, और लिवर के पास भी गई है, मतलब हर एक बॉडी पार्ट्स के पास गई है। लिवर ने क्या कर लिया, उसको कुछ स्टोर भी करके रखा है, ठीक है, लिवर ने उसको स्टोर भी करके रख लिया कि भाई जब हम खाना ना भी खाएं उस टाइम पे भी हमें एनर्जी की कमी महसूस ना हो। ठीक है, जिस टाइम पे मान लो हमने व्रत रख रखा है, उस टाइम पे जो हमारी स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज है ना, स्टोर्ड फॉर्म में शुगर है, वो उस टाइम पे काम आती है जब हम फास्ट रखते हैं या फिर हमें कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे इस शुगर का यूज कर लिया जाता है। सारी सेल्स को भी शुगर मिल गई जितनी चाहिए थी, बॉडी ने लिवर के अंदर स्टोर भी करके रख ली जितनी वो कर सकता था। अब उसके बाद भी अगर ज्यादा शुगर है तो ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई हमारे ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करना बहुत जरूरी है। अब ब्रेन तो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट कर नहीं सकता, तो वो पेंक्रियाज के पास मैसेज भेजेगा कि पेंक्रियाज क्या करे, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट कर दे ताकि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन किया जा सके, शुगर को कम किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट कर दिया और इसके कारण जो हमारी शुगर है वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई ब्लड के अंदर। ठीक है, बाहर से एक ही रिस्पॉन्स आया था कि हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का इनटेक किया था। अब जो कार्बोहाइड्रेट का इनटेक किया और उसके बाद ये पूरी जो प्रोसेस चली है, ये कौन सी प्रोसेस है, हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है। अब इस कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस के अंदर हमारे दोनों सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर कौन करता है, एक तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। अब जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके अंदर किसका ज्यादा रोल है, क्या उसके अंदर हमारे नर्वस सिस्टम का ज्यादा रोल है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का ज्यादा रोल है। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने ये बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता कि वो एक ही पार्ट कोई कॉम्प्लीमेंट सारा का सारा ले सके, ऐसा नहीं होता। वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट आपस में मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ भाई तू नहीं होता तो भी काम नहीं चलना था, तू भी नहीं होता तो भी काम नहीं चलना था, और मैं नहीं होता तो भी ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं होनी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ब्रेन ने जो कमांड दी है सिर्फ उसी का काम है, नहीं। ब्रेन के साथ साथ या फिर बोल दो कि नर्वस सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन चीजें आती है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड किसके अंदर आते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है जिसके अंदर वे सारी चीजें नहीं बता रखी, इसके अंदर हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ एक हार्मोन्स आ जाते हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं।
तो इतनी बात हुई क्लियर कि जो हमने ये एक्टिविटी, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था कि हमने शुगर ली और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया। अब वो शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, वो इंफॉर्मेशन गई ब्रेन तक, मतलब वो इंफॉर्मेशन गई हमारे नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन गई हमारे नर्वस सिस्टम तक। अकेला हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों का काम नहीं कर सकता। उसको किसकी हेल्प की जरूरत है? उसको एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो उस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता था, जो शुगर के लेवल को ब्लड में कंट्रोल कर सकता था, वो था इंसुलिन। और इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन्स हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करेगा। फिर ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने हेल्प ली, मतलब नर्वस सिस्टम ने हेल्प ली एंडोक्राइन सिस्टम की। इस एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या किया? हार्मोन्स का सिक्रेशन किया, हार्मोन्स का सिक्रेशन किया, और हार्मोन्स का सिक्रेशन होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो वो शुगर का लेवल था वो कंट्रोल हो गया। मतलब ये पूरी प्रोसेस कौन सी थी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस थी। आई होप ये एग्जांपल समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं भाई? ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे है, वही पढ़ रहे हैं। और हमने जो स्टार्टिंग में बात बताई थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमने देखा ना कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस ये जो इस एग्जाम्पल में हो रही थी, उसके अंदर भी दोनों की जरूरत पड़ी। नर्वस सिस्टम की भी जरूरत पड़ी और एंडोक्राइन सिस्टम की भी हमें जरूरत पड़ी। इतनी बात हुई क्लियर? अब उसके बाद देखो, सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कि भाई एनिमल्स, अब यहाँ पे एनिमल्स नाम लिया है क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ा ब्रॉड बाइंड करके पढ़ोगे सारी चीजों। ठीक है, एनिमल्स का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमने गाय की बात कर ली, भैंस की बात कर ली, कुत्ते की, बिल्ली की, ये एनिमल्स नहीं होते। एनिमल्स के अंदर प्लांट्स को छोड़ के जितने भी हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी एनिमल्स में काउंट होते हैं, पशु पक्षी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किस में काउंट होंगी भाई? एनिमल्स में ही काउंट होंगी जब हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस चलती है वो दो सिस्टम्स क्या करते हैं? डन करते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो क्या चीज होती है? नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें करना क्या है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमें पढ़नी ही ये दो चीजें हैं, इन्हीं को डिटेल में जाके पढ़ना है। नर्वस सिस्टम एनिमल्स में जो होता है उसमें कौन कौन काम आएंगे? एक तो न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? जैसे कि ये नहीं था कि भाई मान लो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, कोई भी गर्म चीज को हाथ लग जाता है, ठीक है, तो हम अचानक से उसका रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो मैसेज हमारे ब्रेन तक गया है कि भाई हाँ तुम्हें शॉक लगा है, अब ये हाथ पीछे करना है। ठीक है, शॉक लगा है, हाथ पीछे करना है। या फिर किसी गर्म चीज को टच हो गया, किसी ज्यादा ठंडी चीज को टच हो गया, तो हम उसको बिल्कुल पीछे हाथ करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन तक जाती है और फिर हमारे पास मैसेज बैक आता है कि हाँ इसको हटाना है। तो ऐसा कौन है जो इस इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा रहा है? हमारे हाथ, अगर मान लो मेरे हाथ गर्म चीज पे रखा गया है, तो हाथ से ब्रेन तक वो मैसेज किसने भेजा है, वो भी चीज जरूरी है। तो कोई ना कोई तो सेल्स ऐसी होंगे ना, वो सेल्स जो उस इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा रही होंगी, एक जगह से दूसरी जगह पर उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रही होंगी। तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक तरीके की सेल्स ही होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की मेन होती हैं। ये क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने का काम करती हैं, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती है न्यूरॉन। अब इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, कि डिफरेंट न्यूरॉन्स किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, उनका हेड का पोर्शन भी होगा, टेल का पोर्शन भी होगा, तो किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। न्यूरॉन्स के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। अब उसके बाद है कि ये जो न्यूरॉन्स ट्रेवल करवाएंगे ना इंफॉर्मेशन को, वो किस किस तरीके से करवाएंगे। अब इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने का काम तो न्यूरॉन कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कहीं से कैच भी तो होगी।
अब वो कहाँ से होगी? तो वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर का मतलब है, रिसेप्टर का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं क्या, सेंसेशन, मतलब संवेदनशीलता। कहीं से कोई भी सेंसेशन आ रही है, चाहे वो गर्म की है, चाहे वो ठंडे की है, चाहे वो अच्छे की है, चाहे वो बुरे की है, ठीक है, तो वो सेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो किस किस तरीके से हो सकती है। तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस। इनका क्या मतलब है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है जो एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर फटाफट से हो रहे हैं, ठीक है, फटाफट से हो रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मान लो किचन में खाना बना रहे हैं, उस टाइम पे सारी चीजें बहुत गर्म है, ठीक है, आसपास की चीजें बहुत गर्म है। अगर हमें दिखाई दे रहा है या फिर नहीं भी दिखाई दे और साइड से हमारा इस तरीके से टच हो जाए, किसी गर्म पैन के ऊपर हाथ रखा जाए या फिर कहीं पे भी गर्म चीज को टच हो गया, तो चाहे हम उसको देखें या ना देखें, उसका रिफ्लेक्स एक्शन होगा। कैसे? वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी डायरेक्टली ब्रेन के पास, और ब्रेन उसे मैसेज करेगा, ठीक है, उसको मैसेज बैक करेगा उस ऑर्गन तक कि इस हाथ को हटाओ। तो अचानक से, चाहे हम देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो, अगर किसी गर्म चीज को हाथ लग गया तो वो अचानक से पीछे की तरफ हट जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो इस तरीके का एक्शन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तरीके के एक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद है इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस। अब हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही है ना, वो किस किस फॉर्म में करेगी भाई? एक तो पता चल गया भाई रिफ्लेक्स एक्शंस की फॉर्म में, कि अचानक से क्या होंगे, उसके रिस्पॉन्स होने लग जाएंगे, ठीक है, चाहे हम उसको नोटिस कर रहे हैं या फिर उस चेंज को नोटिस नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वो एक्शन होना डन है। उसके बाद है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शंस कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो वो अपनी इच्छा से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा मुंह ऐसे ही चला जा रहा है और मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं बोलूँ, चाहती हूँ मैं आपको पढ़ाऊँ, इसीलिए ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। मतलब एक ऐसा एक्शन है जो मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, ठीक है, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो हो गए वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो चलते रहते हैं, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और वो अगर मैं नहीं भी चाहूँ तो भी वो होते रहेंगे। जैसे कि हार्ट की बीटिंग है, ठीक है, दिल का धड़कना है, अगर मेरा ध्यान नहीं भी रहेगा कि मेरा हार्ट पंप करे या नहीं करे, तो भी वो धड़कता रहेगा। अब पलकें हैं, आपकी पलकें हैं, मेरी पलकें हैं, वो झपकती रहेंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम झपकती रहेंगी। इनको हम कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब मान लो पलकें झपक रही हैं, उसको हम कुछ टाइम के लिए बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक हम उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो एक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस के रूप में हो सकते हैं। तो अब तक की इतनी बातें क्लियर हुई जो बताई हैं, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। ये सिर्फ क्या है, एक तरीके से मान लो इंट्रोडक्शनल पार्ट है, या फिर स्टार्टिंग में ये बेस बनाने की। तो अब तक क्या चीजें पढ़ी हैं? अब तक ये चीजें पढ़ी हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा है कि ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने देखा कि उसके अंदर दो चीजों का मेन रोल है, एक तो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का, और दूसरा हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ये चीजें आ रही थी। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे ग्लैंड्स का पार्ट, हार्मोनल पार्ट, वो आ रहा था। अब वो किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी, वो भी हमने देख लिया। अब वो जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही हैं, वो किस तरीके से कर रही हैं, ये चीज पता चल गई। अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्सेज किस किस तरीके से क्रिएट कर रही है, उनका भी पता चल गया कि भाई रिफ्लेक्स एक्शंस की फॉर्म में, वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री एक्शंस की फॉर्म में, इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। अब न्यूरॉन्स के बारे में तो डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि भाई ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने का काम करती हैं, ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? दो चीजें थी ना, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम, एक था नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के भी पार्ट हैं, इस नर्वस सिस्टम के भी पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा आया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा आया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा आया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये तीन टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर
चलते रहते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब था वो किससे लिंक्ड होगा, वो हमारे ब्रेन वगैरह से, स्पाइनल कोड से, मतलब कुछ कंट्रोलिंग यूनिट से वो लिंक्ड होगा। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हम शॉर्ट में CNS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, CNS के नाम से भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोल देते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम PNS इस नाम से भी जानते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन आएगा, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा आएगा स्पाइनल कोड। अब ये ब्रेन क्या चीज होती है और स्पाइनल कोड क्या चीज होती है? ब्रेन का तो सबको पता है भाई, स्कल के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर हमारा दिमाग होता है, वो क्या होता है भाई, ब्रेन होता है। अब ये स्पाइनल कोड क्या चीज होती है? स्पाइनल कोड है ना, एक तरीके से लगा लो जैसे कि मैंने चोटी बना रखी है, इसी तरीके से ब्रेन की भी क्या होती है, एक चोटी होती है, मतलब एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ब्रेन के पीछे की साइड में क्या होगी, एक एक्सटेंशन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड बोल देंगे। इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये पार्ट क्या है, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन सा देने के लिए है, इनसे थोड़ा सा फैमिलियर करवाने के लिए, ताकि जब इनको डिटेल में स्टडी करें तो ये नाम थोड़े से अजीब ना लगे, नए नए से ना लगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम थे? ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। के दो तरीके के सिस्टम थे। फिर हमने देखा कि नर्वस सिस्टम है, इसके भी मेनली तो देखो इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा, CNS का पार्ट, और दूसरा होता है PNS का पार्ट। एक तरीके से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसी की एक्सटेंशन होती है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसी का पार्ट होता है, ठीक। तो मेन चीजें पता चली कि ह्यूमन के अंदर दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की अभी बात नहीं करेंगे, पहले करेंगे नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक तरीके का पार्ट होता है, उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आए? भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो आया हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आया, ब्रेन, और दूसरा आया हमारा स्पाइनल कोड, ठीक है। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक क्रेनियल नर्व्स होगी, वेसिकुलर नर्व्स होगी, स्पाइनल नर्व्स होगी, ये चीजें आ गई। उसके बाद जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो भी सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक टाइप का है। ये जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज। अब हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? सबसे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के CNS के पार्ट पे, क्योंकि स्टेप वाइज करेंगे ना सारी चीजें। दो पोर्शन है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को एक बार साइड में रखो, नर्वस सिस्टम को पहले स्टडी करेंगे। फिर हमने देखा कि भाई नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। फिर हमें पता चला कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी ब्रेन और स्पाइनल कोड है, ब्रेन और स्पाइनल कोड है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में करेंगे? ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इतना ओवरव्यू पता चला। उसके बाद क्या चीजें आई भाई, ये तो देख लिया हमने कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से चलेगा। अब प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो ह्यूमंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें CNS में भी ब्रेन का जो पोर्शन है उस ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में पता चल गया। अब प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, प्लांट्स में कौन करता है? जैसे कि ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, या फिर बोलो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों थे। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट हो जाता है, मतलब हार्मोनल सिस्टम हो जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम हार्मोनल पार्ट, ठीक है। उस तरीके का इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट जो संभालता है वो करता है इसमें हार्मोनल सिस्टम, इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट टुगेदर स्मूथली एंड इफिशिएंटली।
कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? अब प्लांट में पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बॉडी पार्ट की बात करें। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था? जब किसी की बॉडी के अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट एक साथ में मिलके काम करते हैं, एक साथ में मिलके काम करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए। भाई नेचर से कोई भी हमारे पास में हमारे पास में क्या आया? चेंज आया। उस चेंज को हमने क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है, उसका जवाब देना है इन्वायरमेंट को। तो उस रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए बॉडी के सभी पार्ट या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट आपस में मिलके काम करते हैं उस रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। वही क्या होता है? हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। अब अगर प्लांट्स में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट जब एक साथ में मिल करके, प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट जब एक साथ में मिलके रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और वो जो एक साथ में मिलके काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल आराम से करेंगे और इफिशिएंटली ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करें। इन प्लांट कोऑर्डिनेशन इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केमिकल सिस्टम। यही बात अभी बताई थी कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर कौन सा सिस्टम होगा? हार्मोनल सिस्टम होगा। और हार्मोनल सिस्टम को हम केमिकल सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स भी क्या होते हैं? एक तरीके के केमिकल्स टाइप के ही होते हैं। वेयरइन इन प्लांट हार्मोन्स और फोटो हार्मोन्स हैव ए मेजर रोल। अब ये जो केमिकल्स हैं वो भी बता दिया कि प्लांट के अंदर जो सबसे मेजोरिटी में जिसकी बात होगी ना, सबसे ज्यादा जिसकी बात होगी वो होंगे हमारे फोटो हार्मोन्स। और कौन से होंगे? हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स वो होंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करवाएंगे। फोटो हार्मोन्स मतलब लाइट सेंसिटिव कुछ हार्मोन्स होंगे, वो हेल्प करेंगे। उसके बाद है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट आर कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब ये जो हार्मोन्स हैं वो काम कर रहे हैं, प्लांट के अंदर जितनी भी मूवमेंट होगी वो दो टाइप की होंगी। ठीक है, प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट होगी, एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होगी, दूसरी नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होगी, जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट्स बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस। अब ये ग्रोथ डिपेंडेंट जो मूवमेंट हम बता रहे हैं, जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोल रहे हैं, वो किस तरीके की है? ट्रॉपिक मूवमेंट होगी जिस तरीके से मान लो कोई भी प्लांट है, उसको लाइट मिल रही है। ठीक है, उसको लाइट मिल रही है। सनफ्लावर का प्लांट है, सनफ्लावर के प्लांट के अंदर जो सनफ्लावर है उसकी मूवमेंट होती है। और हमें पढ़ना किस चीज के बारे में है? अभी प्लांट मूवमेंट किस किस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं कि भाई प्लांट क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये मूवमेंट हमने दो टाइप की बता दी, एक तो होंगी ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होगी नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट हो गई जो किसी सेंसेशन या फिर बोल दो कि स्टिमुलस से अवे या फिर स्टिमुलस के टुवर्ड मूवमेंट करेगी। अब स्टिमुलस क्या होती है? बाहर से कोई भी हमें क्या मिल रही है? सेंसेशन मिल रही है। अगर सनफ्लावर के प्लांट को सनलाइट मिल रही है तो वो सनलाइट उसके लिए क्या है? एक सेंसेशन है, एक स्टिमुलस है। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर स्टिमुलस हमें कहाँ से मिल रही है? वहां हमें सनलाइट से मिल रही है। अब सनफ्लावर का प्लांट देखा होगा, उसके अंदर जो सनफ्लावर होता है, अगर पूर्व से क्या मतलब निकलता ही सूरज पूर्व से है, तो सुबह के टाइम पे जो सनफ्लावर का फेस होगा वो किसकी साइड होगा? पूर्व की साइड होगा। उसके बाद जब जिस तरीके से सूरज ऊपर की साइड जाएगा, बिल्कुल बीच में हो जाएगा, उस टाइम पे जो सनफ्लावर के फ्लावर की पोजीशन है वो ऊपर की साइड हो जाएगी, शाम को दूसरी साइड हो जाएगी। मतलब सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप की मूवमेंट होती है? हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। मतलब वो जो हमें स्टिमुलस बाहर से मिल रहा है, जो सनलाइट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करता है। जिस साइड भी सनलाइट होगी उस साइड वो अपना फेस कर लेगा। तो इस तरीके की मूवमेंट जो या तो स्टिमुलस के अवे जाती है या फिर स्टिमुलस के टुवर्ड मूवमेंट करती है। ठीक है, बाहर से कोई भी जो सेंसेशन आ रही है उसका इफेक्ट अगर किसी प्लांट के ऊपर पड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट वो कर रहा है। नेस्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? नेस्टिक मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है। कौन सा प्लांट? टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट के अंदर क्या होता है? उसकी जो पत्तियां होती है ना, जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी पत्तियां ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, उसकी पत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं। जब हाथ को हटाते हैं तो उसकी पत्तियां अपने आप
ओपन हो जाती हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। या फिर कई बार देखा होगा जो हमारी बेल होती है, ठीक है, अलग अलग कुछ सब्जियों की बेल होती है, कुछ फ्लावर्स की बेल होती है, तो उसके अंदर जो इस तरीके की कर्लिंग स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पे मान लो ये हो गए पत्ते, ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में इस तरीके से ये होती है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है जिसने क्या कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है, अगर इनको कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिला तो ये उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो मूवमेंट है उनको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर स्टिमुलस का कोई भी चक्कर है नहीं। ये कैसे मूवमेंट करती हैं, ये नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। और जो स्टिमुलस डिपेंडेंट होती हैं जैसे कि सनफ्लावर है, वो सनलाइट से क्या करता है, सेंसेशन लेता है, स्टिमुलस लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मूवमेंट करता है। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती हैं जो सेंसेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं वो ट्रॉफिक मूवमेंट, और नेस्टिक मूवमेंट के अंदर ये जो टच मी नॉट का एग्जाम्पल दिया या फिर किसी बेल का एग्जाम्पल दिया वो आ जाएंगे। तो इतनी कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है, इतनी बात आई क्लियर कि कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर क्या होता है, जब प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट आपस में मिल करके, प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट जब आपस में मिल करके किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, और ये काम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल एफिशिएंटली और स्मूथली काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो मूवमेंट करेंगे वो दो तरीके के होंगे, एक ग्रोथ डिपेंडेंट, एक नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट होंगी उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो नॉन ग्रोथ टाइप की मूवमेंट होंगी उनको हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, इससे पहले की स्लाइड में हमने कौन से सिस्टम की बात करी थी, नर्वस सिस्टम की, कि ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से हेल्प कर। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो टाइप के सिस्टम देखे थे। अब बात किसकी है, अब बात है हमारे हार्मोनल सिस्टम की, कि एनिमल्स के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है या फिर जो केमिकल सिस्टम है वो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो उसमें मेजर रोल होता है हमारा हार्मोन्स का, ठीक है। हार्मोन्स ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में वो काम करते हैं। तो किसकी, हार्मोन्स की सबसे पहले बात होंगी, फिर उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स के बारे में जब बात करी थी तो वो दो टाइप के थे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या था, कि जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड थे वो तो डक्ट वाले ग्लैंड थे, ठीक है, डक्ट वाले ग्लैंड्स थे, और इनके अंदर से जो सिक्रेशन आ रहा था वो हमारे बॉडी सरफेस तक पहुंच रहा था। मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, तरीके से मान, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू मान लो ये क्या है, हमारा बॉडी सरफेस है, इस बॉडी सरफेस के ऊपर क्या आ रहा था, हमारा सिक्रेशन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्लैंड है और इसके अंदर क्या था, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये कोई भी ग्लैंड है और ये डायरेक्टली इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने सिक्रेशन को छोड़ रही है। ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टाइप के ग्लैंड हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू, एक नलिका के थ्रू बॉडी सरफेस के ऊपर या फिर एक डक्ट के थ्रू बाहर की साइड में क्या कर देते हैं, सिक्रेशन कर देते हैं। ये है कोई ग्लैंड और इसके अंदर से क्या है, ये डक्ट प्रोड्यूस हो रही है और ये डक्ट बॉडी सरफेस के ऊपर जा करके खुल रही है और वहां से क्या हो रहा है, सिक्रेशन बाहर निकल रहा है। लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट नहीं है, कोई भी नलिका नहीं है, इसका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ दिया जा रहा है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, पहली बात तो डक्ट का, ये होते हैं डक्ट वाले ग्लैंड्स। एंडोक्राइन को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। मेन डिफरेंस पता चला एक कि इसके अंदर डक्ट होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, एंडोक्राइन के अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती। इनके अंदर सिक्रेशन बॉडी सरफेस के ऊपर किया जाता है, इनका जो सिक्रेशन होगा ग्लैंड्स का वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ा जाएगा। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो मेन सिक्रेशन होता है वो होते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स।
तो हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन करेंगे? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगी नहीं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स अच्छे से समझा लिए थे। अब मेन बात क्या थी कि भाई हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन जब ह्यूमंस के अंदर होगा तो उसके अंदर मेजर रोल है हमारा हार्मोन्स का, और हार्मोन्स को सिक्रेट कौन कर रहा है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमारी बॉडी के अंदर वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन टाइप के हैं और वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। उनमें से कुछ एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है जो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करेगा, पैट्रियोटिक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करनी है। अब होम्योस्टेसिस नाम की क्या प्रोसेस है, इनको जब डिटेल में स्टडी करेंगे ना एक एक हार्मोन के ऊपर, ठीक है, एक एक हार्मोन एक एक ग्लैंड के ऊपर, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शनल, ताकि जब आगे पढ़े तो ये चीजें थोड़ी सी ऑड सी ना लगे, ठीक। केमिकल कोऑर्डिनेशन में इतनी बात पता चली कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट चलेगा उसके अंदर मेजर रोल होगा हमारा हार्मोन्स का। और वो हार्मोन्स आ कहाँ से रहे हैं? हमारी बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहां से सिक्रेट होके आ रहे हैं। अब उनके कुछ एक नाम यहाँ पे हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे वो इस टाइप के होंगे और वो सिक्रेशन करें। अब उसके बाद है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और किस में हेल्प करेगा? होम्योस्टेसिस में और फीडबैक में। फीडबैक का तो मतलब होता है कि जैसे कि वो एग्जांपल दिया था भाई, हमने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया, ब्लड के अंदर शुगर अमाउंट ज्यादा होगी। अब ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर की अमाउंट है तो ब्रेन का मैसेज गया पैंक्रियाज के पास, पैंक्रियाज ने इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट कर दिया। अब हार्मोन का सिक्रेशन किया है, इसका मतलब फीडबैक तो उसे मिला है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हुआ, शुगर ज्यादा हुई, उसके रिस्पॉन्स में क्या कर दिया उन्होंने? फीडबैक दे दिया कि उसने इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन। ये हो गया फीडबैक का पार्ट। और होम्योस्टेसिस होती है जैसे कि हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर कहीं भी कट लग जाता है उसके बाद क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। अब वो ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से होती है? हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है, क्योंकि कुछ एक हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रेशन होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग की साइड पे जा करके उसको एक्टिवेट करते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्लड क्लोट हो जाना चाहिए। तो ये थे कुछ तरीके के केमिकल कोऑर्डिनेशन का। दूसरा भी एक तरीके से इंट्रोडक्शनल पार्ट ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने किस चीज़ के बारे में करना है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम को बाद में देखेंगे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट थे, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें आ रही थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन क्या चीज होती है, कौन सी इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्या ब्रेन का काम होता है, ठीक है, इसका कौन सा पार्ट किस चीज को कंट्रोल करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।